गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम आपको बता रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग है वो गवर्न होती है पार्टनरशिप एक्ट से और एंड जो आपस में पार्टनर्स का एग्रीमेंट है दैट इज पार्टनर्स डीड। तो बहुत सारे केसेस में जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट कुछ चीज़ों के लिए पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जो दो पार्टनर्स आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, आपस में समझौता करते हैं कैसे हम ब्याज लेंगे, कैसे इंटरेस्ट लेंगे, कैसे सैलरी लेंगे, कैसे प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, कितनी कितनी कैपिटल लगाएंगे, किसकी ड्यूटी क्या होगा, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। जहाँ पार्टनरशिप डीड साइलेंट है उस केस में हम पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस फॉलो करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप डीड के जो प्रोविजंस हैं वो भी एज पर पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से होने चाहिए, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकते। ओके, तो अगर हमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप समझना है तो बेसिकली सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट आता है, जो फाइनल अकाउंट्स के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, उस नेट प्रॉफिट को किस तरह हम पार्टनरशिप में के केस में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये हमको समझना है। तो इसके लिए जनरली हम क्या करते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और पी एंड एल में यहाँ पर लिख देते हैं नेट प्रॉफिट मान लो 1 लाख, और इसमें से हम टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स इंटरेस्ट, और जो बैलेंस बचा होता है, जो प्रॉफिट होता है, यदि कोई ड्राइंग है तो हम बाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ड्राइंग पर। ये फिगर हमने कुछ कोई भी लिखी और उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो पार्टनरशिप में लिखा है, यदि ए और बी पार्टनर है कि ये 40-60 डिवाइड करेंगे और 30-70 करेंगे और 50-50 करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा तब हमारा इक्वल शेयर होगा। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो सारे पार्टनर्स का इक्वल होगा, इसको हम डिवाइड करते हैं। ओके, तो दिस इज द नॉर्मल सिस्टम कि हम जो है पार्टनर्स की सैलरी पर पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, वो नेट प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं, वो लेस कर देते हैं, और पार्टनर से जो ड्राइंग होती है उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और प्रॉफिट को हम एज पर पार्टनरशिप डीड में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके हिसाब से, और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम 50-50% यानी इक्वल बांट देते हैं। 2 पार्टनर्स के केस में, 3 पार्टनर के केस में 1/3, 4 पार्टनर के केस में 1/4. Okay, now the problem comes if the net profit is 1 lakh and salary is like 40,000 of A and 30,000 is of B, then there is no problem. We will write salary 70,000, interest nil,
इस 30,000 को हम 15,000 में बांट देंगे। द प्रॉब्लम्स कम्स व्हेन द प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इज 50,000। अब हम लोग कैसे बांटेंगे? तो नॉर्मल प्रोसीजर तो ये होना चाहिए कि 40 और 30, इस केस में इस 50,000 नेट प्रॉफिट को हम सैलरी के रेशो में बांट देंगे, 4:3 के रेशो में, यानी 4 इंटू 50,000 अपॉन 7 3 इंटू 50,000 इंटू 7। ओके, यानी 28,500 28,572 इनको दे देंगे और 21,428 will be here। क्लियर? लेकिन अगर ये पार्टनरशिप डीड में ये लिखा सैलरी इज टू बी पेड irrespective of profit, यदि पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि सैलरी इज टू बी पेड irrespective of profit, तो हम इस तरह नहीं बांटेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? हम ए को देंगे 40,000, बी को देंगे 30,000 और उसके बाद में लॉस आएगा 20,000 को, जिसको इक्वली -10,000 बांटेंगे। तो अल्टीमेटली इनको 30,000 मिलेगा, इनको 20,000 मिलेगा। ओके, तो केवल इन वर्ड से इफ द सैलरी इज टू बी पेड irrespective ऑफ प्रॉफिट, यदि ये दिया है और नेट प्रॉफिट की जगह हमको नेट लॉस होता है -50,000 होता है, तब हम क्या करेंगे? तब भी हम सैलरी 40 और 30 करेंगे तो लॉस हमारा बढ़ के हो जाएगा 1,20,000। तो फिर हम -60,000 एंड -60,000 करेंगे, -20,000 एंड -30,000 नेट इनके अकाउंट्स में जाएगा। समझ में आया? यदि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट लिखा है सैलरी के बारे में, तो सैलरी हम चाहे प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, दोनों ही केस में हम सैलरी प्रॉफिट देंगे। बात समझ में आया? हाँ जी, कुछ बात समझ में आई? कि हमें यदि पार्टनरशिप डीड के अंदर देखना है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या प्रोविजन किया हुआ है, और उसके हिसाब से हम लोग एंट्री करेंगे। तो ये जो सैलरी है ए और बी की, इसी तरह इंटरेस्ट है ए और बी की, ये इनके रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई हुई है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ए और बी के, मान लो इन्होंने 1,00,000 रुपए और इन्होंने 1.5 लाख रुपए कैपिटल लगाया, तो प्लस 60,000 रुपये सैलरी प्लस 40,000, और यदि लॉस 10,000 है तो ये इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल का प्रोविजन पार्टनरशिप में डीड में किया जाता है कि जो 1 लाख और 1,50,000 है, इसको हम अफेक्ट नहीं करेंगे। इन दिस केस
इन सारे ट्रांजैक्शन के लिए हम अलग से पार्टनर्स करंट अकाउंट खोलते हैं और जितनी भी कैपिटल अकाउंट सेपरेट रहता है और ये सारी एंट्रियां जाती हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये एंट्री कहाँ जाती है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट अलग होता है, करंट अकाउंट्स अलग होता है। ओके, तो बेसिकली हमारे को करना क्या है, हमारे को P&L एप्रोप्रिएशन बनाना होता है पार्टनरशिप के केस में, जिससे कि जो नेट प्रॉफिट है उनको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर सके। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में केवल वो फिगर्स आती हैं जिनका जो पेमेंट या तो पार्टनर्स को करना है या पार्टनर से रिसीव करना है प्रॉफिट में, और कोई फिगर P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं आती है। समझ में आया? तो एक तो हमारा पार्टनरशिप के अंदर हम लोग प्रॉफिट एडजस्ट और किस तरह पार्टनरशिप में इनको बांटना है, कैसे इनको ट्रांसफर करना है, ये सीखते हैं। ओके, दूसरा जो पार्टनरशिप के अंदर जो कंसेप्ट आता है वो आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, दैट इज रेशो। पार्टनर्स का रेशो प्रॉफिट शेयरिंग का मान लो 50-50% है, जिसको कहते हैं 1:1, और रेशो हो सकता है 40:60, दैट इज 40:60, जिसको यदि हम 22 या इसको 2:3 कह सकते हैं। तो अब क्या होता है पार्टनरशिप में, जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होगा या रिटायरमेंट होगा या डेथ होगी, ओके, या सेल ऑफ शेयर, आपस में एक दूसरे के शेयर का रिस्ट्रक्चरिंग होगी, इन सारे केसेस के अंदर हमारे को रेशो की जो कैलकुलेशन है, रेशो चेंज होता है, ये रेशो चेंज की कैलकुलेशन हमको समझनी है। कि पार्टनरशिप के अंदर रेशो किस तरह कैलकुलेट होगा, ये हमारे को समझना। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन द पार्टनरशिप इज रेशो कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब हम समझते हैं रेशो कैलकुलेशन। तो मान लो ए और बी है, इनका रेशो है 2:3, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2/5, 3/5। यस, अब यदि हमारे को एक न्यू पार्टनर सी इंसर्ट होता है और सी 1/4 शेयर लेता है, तो हमारा टोटल शेयर कितना है 1 में से 1/4 चला जाएगा तो 3/4। तो इस 3/4 में इनका शेयर आउट ऑफ 3/4 इस रेशो में इनको बांटना है, ए और बी का एग्जिस्टिंग शेयर तो सेम रहेगा, तो देन 2/5 इंटू 3/4 तो 3/5 इंटू 3/4 और 1/4 सी का, तो ये हमारा रेशो आ जाएगा 6/20 to 9/20 into 5/20 equal to 6:9:5 will be the new ratio of A/B/C। समझ में आया? इट इज वेरी, ये 5/20 कैसे आया, हमने एलसीएम लिया 20
तो यहाँ 20 करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया, उससे रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमने कर दिया A:B:C। तो अगर नया पार्टनर फर्म में 1/4 शेयर लेता है तो क्या होगा, तो हम जो बचा हुआ शेयर है 3/4, इस शेयर को इससे डिवाइड कर देंगे। अब अगर ये होता है कि C 1/4 शेयर लेता है, आउट ऑफ दिस 50% ऑफ शेयर वो A से लेता है और 50% शेयर वो B से लेता है। तो 1/4 का 50% हुआ 1/8, यानी 1/8 वो A से लेता है और 1/8 B से लेता है। तो हमें क्या करना है, इस शेयर्स में 2/5 माइनस 1/8, 3/5 माइनस 1/8 इक्वल टू 1/4। तो ये हो जाएगा 2/40, 3/। तो अब हमने इसका एलसीएम लिया 40, 8 2 या 16 माइनस 5 इज टू 8 3 या 24 माइनस 5 140 अपॉन 10/40। तो ये हो जाएगा 11/40, ये हो जाएगा 19/40 और ये हो जाएगा 10/40। तो नाउ द रेशो विल बी 11 19 10। हाँ जी, कुछ समझ में आया कि अगर वो रेशो दोनों से आधा आधा लेता है तब क्या होगा। In that case we will divide the shares, we will minus the share, divide the share from the two, कि A से कितना लेगा B से कितना लेगा। ओके, 1/4 का हाफ कितना हुआ 1/8, 1/8 A के शेयर में से लेस कर देंगे, 1/8 B के शेयर में से लेस कर देंगे, इस तरह उसको 1/4 मिल जाएगा। अब आता है ही टेक्स 1/4 शेयर ओनली फ्रॉम B। C took 1/4 share, C purchased 1/4 share or took 1/4 share from B। तब क्या होगा 2/5, 3/5 माइनस 1/4 और 1/4। तो 20 एलसीएम 8/20, 20 12 माइनस 5 upon 20, 8:7 into 5, that will be the ratio। अगर 1/4 शेयर फ्रॉम B से लेता है तब क्या कंडीशन होगी, तब ये कंडीशन हो जाएगी। ओके, अब एक न्यू केस आता है कि C took half of the share of A and 1/3 of share of B। इन दिस केस क्या हो गया, हाफ ऑफ शेयर ऑफ द ए कितना हुआ, यानी 1/2 अपॉन 2/5, यानी 1/5 शेयर किससे ले लेता है ए से, और 1/3 बी से ले लेता है। तो 3/5 इंटू 1/3, 1/5 शेयर ले लेता है बी से। तो नाउ 2/5 माइनस 1/5 इज टू 3/5 माइनस 1/5, 1/5 प्लस 1/5। तो नाउ it is 1/5, 2/5 and 2/5,
तो रेशो विल बी 1:2:2। तो समझ में आ रहा है? हाँ जी, बात कुछ समझ में आई कि हाउ द शेयर इज टू बी ट्रांसफर्ड। तो ये हमारा हुआ एडमिशन now coming to the retirement. Shares are 2:2:1, A:B और C, यानी रेशो क्या हुआ? A:B:C मीन्स 2/5, 1/5. If C resigns, C took retirement, और कुछ नहीं है, तो अब क्या है? C का रेशो खत्म हो जाएगा, तो A:B का रेशो क्या हो जाएगा? 2:2, यानी A:B 1/1, तो बोथ विल बी इक्वल शेयर. लेकिन अगर है if C retires and gives 50% of his share to each partner, तो 1/5 का 50% कितना हुआ? 1/10. तो इस केस में हम ए और बी में या गिव 20% शेयर टू ए एंड प्लस 80% शेयर टू बी. इस केस में क्या होगा? 20% का मतलब 1/5 तो इसका था ही, इंटू 1/5, यानी 1/25 तो इन्होंने शेयर दे दिया ए को, और बी को कितना दिया? 1/5 इंटू 4/5, 80/100, 4/25. तो इस केस में अब रेशो क्या हो जाएगा? A:B 2/5 प्लस 1/25 इज टू 2/5 प्लस 4/25, तो 25 एलसीएम लेंगे, 10 प्लस 1 इज टू 10/25, यानी 11 is to 14/25, that means 11 is to 40. तो जिस तरह एडमिशन में से दोनों में से यदि शेयर देते थे घटता था, रिटायरमेंट के अंदर अपोजिट होता है, ये जुड़ जाता है. ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो कंसेप्ट ध्यान में रखना है वो ध्यान में ये रखना है कि किस तरह रेशो कैलकुलेट हो, क्योंकि रेशो कैलकुलेट के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट होती है, उसके हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट होता है. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द पार्टनरशिप इज द रेशो एनालिसिस. ओके, यानी चेंजिंग द रेशो, changing the profit sharing ratio. This is the profit sharing ratio.
मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बात समझ में आती है? हाँ जी। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, इसके हिसाब से गुडविल कैलकुलेट की जाती है और प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है आउटगोइंग को। तो उस केस के अंदर हम जब भी एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है या अदरवाइज चेंज इन रेशो होता है, तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। यानी जो भी फिगर्स बुक वैल्यू पे लिखी होती हैं, जिस समय पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप ने मान लो सबने मिलकर एक जमीन खरीदी, अब उस पर हिस्सा तो तीनों ही पार्टनर का है। अब एक पार्टनर जाता है तो जो प्रॉफिट और लॉस हुआ, रेवेन्यू, उसके अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस उसका हो सकता है असेट्स पर हो, उसका भी प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर मिलना चाहिए या नहीं। भाई मैंने आज एक दुकान खरीदी 1 लाख की, ए और बी दोनों पार्टनर थे, उसमें 1 साल दुकान चलाई, 2 साल चलाई, उसमें 20,000 हर साल प्रॉफिट हुआ। अब जिस समय भी छोड़ के जा रहा है, दुकान की कीमत 1 की जगह 2 लाख रुपए हो चुकी है, तो वो उस प्रॉफिट का भी तो हिस्सा लेगा। तो इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जितनी भी मान लो बाई लैंड जो 1 लाख की थी वो 2 लाख की हो गई, तो लैंड की कीमत हम बढ़ा देंगे 2 लाख रुपए। ठीक है। बाई बिल्डिंग थी, उस पे 20,000 की, अब वो हो गई 30,000 की, 10,000 बढ़ा देंगे। मान लो स्टॉक था 1 लाख का, आज की डेट में उसकी वैल्यू है 1,10,000 की, 10,000 बढ़ा देंगे। अब डेटर्स थे 1,000 के डेटर्स हमारे बैड डेट्स हो गए, तो वो हम इधर लिख देंगे। कोई कैरेक्टर्स ने डिस्काउंट दे दी, बोला कोई बात नहीं 500 रुपये माफ किए, तो 500 रुपीज ये कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2, 20, 500, 219 and 500। ये आ गया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ए बी सी तीनों को, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, मान लो इक्वल है तो 3 7 21, तिहत्तर 167 73,167 तीनों में बांट देंगे, 1 को 66 कर देंगे। ओके। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जिससे कि अब जो प्रॉफिट का जो हिस्सा है, जो सी यदि रिटायरमेंट होके जा रहा है तो उसको उसका
हिस्सा मिल जाए। पर्पज क्या है? वो अपना हिस्सा ले जाए, ये पर्पज है। अब ये केवल मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है, मान लो किताबों में इसकी एंट्री नहीं करनी, केवल कैलकुलेशन के लिए करना है, तो उस केस के अंदर हमने जो एंट्री किया है ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। ठीक है ना, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। लेकिन अगर इस रिवैल्यूएशन को किताबों में दिखाना है तब तो ये ठीक है, ये प्रॉफिट इनके यहाँ चला जाएगा। अगर ये बुक्स में नहीं दिखाना है तो हम फिर बाद में रिवर्स एंट्री कर देंगे। ये जो प्रॉफिट हुआ है 7316, ओके, ये सी को देना है। समझ में आया? तो पर्पज ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज कि भाई जो भी बंदा रिटायर हो रहा है तो उसको प्रॉफिट मिल जाए, या नए एडमिशन के टाइम पे पुरानों को उसका जो कैपिटल एप्रिसिएशन, हमने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, आज वो 2 लाख रुपए की हो गई बिल्डिंग या शॉप। अब जो नया आज आ रहा है तो वो उतने ही पैसे में बराबर का पार्टनर ना बने, वो नई वैल्यू पर बने। ये पर्पज है रिवैल्यूएशन का। ओके, समझ में आती है बात? सर इनकी एंट्री कैसे होगी? बेटे एंट्री का ये तो लेजर है ही। बाई लैंड का मतलब एंट्री क्या होगी? लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2 लाख। इसी तरह बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इधर क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन डेबिट टू डेटर्स 1,000। रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल 219,500 73,167 73,167 73,167। हाँ जी, बात समझ में आती है? तो ये हमारा एडमिशन, रिटायरमेंट एंड चेंज इन द रेशो, ये होता है आपका रिवैल्यूएशन। अब एक होता है पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन। यानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। ओके, डिसॉल्व के अंदर जब बंद हो जाती है, जनरली डिसॉल्व कब हो जाती है? यदि कोई डिसॉल्व होने के तो है, इफ ऑल पार्टनर्स आर
सॉल्वेंट, दूसरा होता है वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, अदर सॉल्वेंट, और तीसरा होता है ऑल पार्टनर्स, और मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। इन सब केसेस के अंदर आपको इनके अंदर गार्नर वर्सेस मरे वाला केस याद रखना पड़ता है। तो डिसोल्यूशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस के अंदर हम रिवैल्यूएशन की जगह रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, यानी सारी चीजें हमारी कहाँ चली जाती हैं, सारी एसेट्स को हम बेचते हैं तो हम लोग उस केस में जहां से शुरू करते हैं, जिस तरह आप इस क्लास में आते हैं तो पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, तीसरी चढ़ते हैं, आखिर में 17 सीढ़ी पर चढ़ के यहाँ आते हैं, उतरते में क्या होता है, वापस वहीं पे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, कंपनी में एक एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, उसके बाद में क्या होता है, उस कैश से असेट्स खरीदी जाती हैं, उसके बाद लायबिलिटी होती हैं, डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उनके डिफरेंट लेजर खुलते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, डिसोल्यूशन एक तरह से अटैची है कि वो सारे अकाउंट्स आपके बंद होते हैं। डिसोल्यूशन में जितने भी आपने अकाउंट खोले, लास्ट में जो अकाउंट सबसे पहले था कैपिटल और कैश, वही अकाउंट रह जाता है। बाकी सारे जो असेट्स हैं आपकी, वो डिसोल्यूशन में डेबिट हो जाती है। ठीक है, इस डिसोल्यूशन के लिए जो अकाउंट का नाम होता है वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन में अकाउंट में क्या होता है, तो हर चीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, पूरी बैलेंस शीट किसमें, केवल कैश और बैंक को छोड़ के और कैपिटल, उनके अलग अकाउंट बना दिए जाते हैं, बाकी सारे अकाउंट्स मर्ज कर दिए जाते हैं रियलाइजेशन में। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू लैंड, टू ऑल असेट्स, टू डेटर्स एक्सेट्रा। जितने भी डेबिट वाले आइटम होते हैं बैलेंस शीट के, वो रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाते हैं, और जितने बाई क्रेडिटर्स, बाई करंट लायबिलिटीज, ये सब रियलाइजेशन में आ जाती हैं। तो पहले तो पूरी बैलेंस शीट में से हम सारी फिगर्स यहाँ ला देते हैं, और बाकी जो कैपिटल होती है पार्टनर्स की, ABC की, वो उनके कैपिटल अकाउंट में, और जो कैश के अंदर जो बैलेंस होता है वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। बाकी सारी एंट्रीज किसके अंदर कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अब हम इन सारी एसेट्स को बेचते हैं, इनको एक एक करके भी बेच सकते हैं। तो बाई कैश रिसीव, जो भी कैश आता है प्लांट एंड मशीनरी को बेचने को, बिल्डिंग को, लैंड बेचने में, ऑल असेट्स बेचने में, जो भी डेटर से मिलता है, इन सबको मिला के ये जो टोटल अमाउंट होती है कैश की, ये हम बाई टू रियलाइजेशन अकाउंट करके, ये तो टू बैलेंस था ही, यहाँ पर ऑल लिख देते हैं। क्लियर। अब इन कैरेक्टर्स को जो भी पेमेंट करना होता है टू कैश और बैंक, हम कैरेक्टर्स को पेमेंट कर देते हैं। कोई एक्सपेंसेज होता है,
रियलाइजेशन का, उनको दे देते हैं। तो ये लिख देते हैं वाई रियलाइजेशन अकाउंट, ये खर्चे। अब ये हमारा सारा खत्म, बैलेंस शीट खत्म। अब हमारे पास दो अकाउंट रह जाते हैं, लेकिन इसका जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। मान लो ये प्रॉफिट होता है, तो ABC के अंदर हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो इनका कैपिटल अकाउंट बना हुआ है ABC, इनका जो ओपनिंग बैलेंस होता है, बाय ओपनिंग बैलेंस बाय रियलाइजेशन, जितना बैलेंस आता है इनको टू कैश, इनको कैश दे देते हैं। ये बैलेंस टैली हो जाते हैं, सारे बैलेंस, सारी बुक्स बंद हो जाती हैं। यहाँ पर क्या है, बाय कैपिटल अकाउंट ABC को जितना कैश होता है बांट देते हैं, तो ये भी टैली हो जाता है। ये सारे अकाउंट्स बंद हो जाते हैं इन द केस ऑफ द रियलाइजेशन। ओके, तो ये सब हमें पार्टनरशिप के अंदर देखना होता है कि क्या क्या पार्टनरशिप के अंदर टोटल इशू हैं। पहला इशू है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर रेशो बनाना, उसके बाद में यदि कोई एडमिशन वगैरह होता है उसके अंदर रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन, और अगर डिजॉल्व होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? तो ये प्रोसेस है। कुछ और टेक्निकल इशू हैं जो आप आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे, नेक्स्ट उनमें पढ़ेंगे, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इस केस के अंदर जैसा मैंने बताया केवल थ्योरेटिकल आपके समझना है गार्नर और मरे का दूं। यदि इनमें से पार्टनर्स में मान लो ये लॉस हो जाता है रियलाइजेशन में बड़ा भयंकर, यानी इतना लॉस हो जाता है कैपिटल एक की माइनस में आ जाती है, और उस माइनस में आ जाने के बाद में जिसकी माइनस में आती है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से होगा या कैपिटल अकाउंट से, कैपिटल रेशो में होगा? ये एक बड़ा डाउट का विषय था जिसके लिए गार्नर एंड मरे नियम आया। ठीक है, उस केस के अंदर हम क्या करेंगे ये हमको और सोचना है। ठीक है ना? तो उस केस के अंदर जब हमारे यहाँ ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है, ये रियलाइजेशन अकाउंट इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी के अंदर ये जो कैरेक्टर्स वाला पोर्शन है, ये इसको हम यहाँ रियलाइजेशन से हटा देते हैं और उसकी जगह एक अलग अकाउंट खोलते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि हम उस केस में क्रेडिटर्स को पूरा पैसा नहीं दे पा रहे होते, हमें पता नहीं होता कि कितना रिकवर होगा या क्या होगा। उस केस में हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट को नहीं रखते हैं इन द केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी और इन द केस ऑफ लॉसेज। ठीक है ना? हालांकि इतना ज़्यादा समझना भी आपको इस स्टेज पे जरूरी नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली पूरी पार्टनरशिप का एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपके दिमाग में बनाना जरूरी है, जिससे कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको अपने इस एग्जाम में। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या अभी तक हमने समझा? हमने समझा कि पार्टनरशिप में सबसे पहले हमें पार्टनरशिप डीड होती है या पार्टनरशिप एक्ट होता है। जिन चीज़ों पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है वहाँ पर हम पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल करने होते हैं। हालांकि पार्टनरशिप डीड के अंदर भी प्रोविजंस एज पर सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट ही होंगे, कोई इस तरह का प्रोविजन नहीं हो सकता।
जो प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट के खिलाफ है। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 20 से ज्यादा पार्टनर अलाउड नहीं है। उस केस में आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। लेकिन बैंकिंग में यदि बैंकिंग बिजनेस कर रही है पार्टनरशिप, तो 10 से ज्यादा पार्टनर अलाउड नहीं है। ओके, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह आपको यदि पार्टनरशिप एक्ट में प्रोवाइड नहीं है, अगर आपने डीड में डाला तभी पार्टनरशिप के अंदर आप डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी का प्रोविजन है और सैलरी इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इन दैट केस हम पूरी सैलरी देंगे। अदरवाइज जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उसके रेशो में हम सैलरी देंगे। ठीक है, ये हमने समझा P&L एप्रोप्रिएशन में। उसके बाद में हमने देखा जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, पार्टनरशिप का कोई एडमिशन होता है, कोई रिटायरमेंट होता है,